एम स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं 3 दिन आपकी क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए रियली सॉरी। फिर दोबारा से मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि कोई अर्जेंटली वर्क आ गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। साथ में ही हम देख रहे हैं कि हमारा चल रहा था और क्लूज, और क्लूज के अंदर हमने देखा था रिलेटिव क्लूज। रिलेटिव क्लूज हमारा हो गया था भाइयों। रिलेटिव क्लूज में देखा हमने कि रिलेटिव क्लूज के जो सबऑर्डिनेटर होते हैं वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने बता दिया था आपको रिलेटिव प्रोनाउन संख्या में 3 होते हैं भाइयों। मैंने कहा ये 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मैंने कहा वो, विच और दैट। मैंने कहा रिलेटिव प्रोनाउन भरते समय पीछे मुड़कर देखना है हमें, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन जिसे इंग्लिश में एंटीसीडेंट का नाम दिया जाएगा। अगर मेरा एंटीसीडेंट पर्सन, तो पर्सन के लिए यूज फॉर वो, पर्सन के लिए आएगा कौन? वो आएगा दोस्तों। और थिंग्स के लिए आएगा विच, मैंने आपसे बात कर ली। और बोथ के लिए आएगा भाइयों और दैट। देखो आज हमारा एडवर्ब क्लू चलेगा। मैंने इनके 3 फॉर्म्स भी आप लोगों को बताया है कि इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। वो, विच और दैट के 3 फॉर्म्स होते हैं। मैंने कहा वो ये फर्स्ट फॉर्म है, वो का सेकंड बताया मैंने आपको। देखो वो का सेकंड वूम होगा, इट इज कॉल्ड टू ऑब्जेक्टिव फॉर्म। थर्ड होगा इसका वूज। इसी तरह मैंने कहा विच का सेकंड विच होगा देखो। और थर्ड बताया था मैंने आपको कि ऑफ विच होगा। देखो ऑफ विच होगा, मैंने कहा ऑफ विच। इसके बाद मैंने बात करी कि दैट का सेकंड दैट होगा, दैट का सेकंड दैट, और दैट का थर्ड होता ही नहीं है। मैंने कहा देखो, मैंने भाइयों तीनों फॉर्म भरना आपको सिखाया था। पहले फॉर्म का मैंने आपको नाम बताया सब्जेक्टिव फॉर्म, ओनली यूज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव फॉर्म। देखो मैंने कहा ये भाइयों केवल और केवल सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, सो इट इज कॉल्ड टू सब्जेक्टिव फॉर्म। एंड देन सेकंड इट इज कॉल्ड टू ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो होगा रिलेटिव प्रोनाउन का, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के नाम से जाना जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के नाम से जाना जाएगा। हाँ कहां थे गुरु? अरे सॉरी भाई, देखो सभी भाइयों को मेरा राम राम दोबारा से पुनः, रियली सॉरी। और मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैंने आपको तकलीफ दे दी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज लिसन टू मी साइलेंटली। मैंने कहा सेकंड फॉर्म इट इज कॉल्ड टू ऑब्जेक्टिव फॉर्म। देखिए सेकंड फॉर्म का नाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और फिर मैंने कहा भाइयों थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बारे में मैंने आपसे डिस्कस करी। तो थर्ड फॉर्म डिस्कस करी मैंने कि थर्ड फॉर्म का जो नाम है वो है पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म। देखिए भाइयों इसे पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोनाउन का जो थर्ड फॉर्म होता है ऑलवेज यूज विद नाउन, हमेशा काय के साथ यूज होता है, हमेशा नाउन के साथ यूज होता है भाइयों। तो देखो मैंने फर्स्ट फॉर्म भरना सिखाया आपको कि एंटीसीडेंट दिया होगा, रिलेटिव प्रोनाउन का आपको ब्लैंक मिलेगा। रिलेटिव प्रोनाउन के ब्लैंक के जस्ट बाद अगर वर्ब दिया हुआ हो, तो इस कंडीशन में अगर मेरा एंटीसीडेंट पर्सन तो वो, एंटीसीडेंट थिंग्स तो विच, और एंटीसीडेंट बोथ तो दैट आएगा। इसके बाद में मैंने सेकंड फॉर्म का जिक्र किया भाइयों। मैंने कहा एंटीसीडेंट दिया होगा, रिलेटिव प्रोनाउन ब्लैंक दिया जाएगा। और फिर मैंने कहा अगर वर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच कोई अदर वर्ड दिया हो, तो इस कंडीशन में हमें रिलेटिव प्रोनाउन का सेकंड फॉर्म भरना होगा। अगर मेरा एंटीसीडेंट पर्सन तो वूम भरेंगे, मेरा एंटीसीडेंट थिंग्स तो विच भरेंगे, और मेरा एंटीसीडेंट बोथ तो हम दैट भरते हैं। देखो मैंने कहा। और तीसरा फॉर्म भी मैंने आपको भरना सिखाया, उसमें मैंने आपको बताया कि एंटीसीडेंट दिया होगा, रिलेटिव प्रोनाउन की जगह खाली मिलेगी आपको, उसके जस्ट बाद आपको नाउन मिलेगा दोस्तों, नाउन। और उस नाउन के ऊपर पीछे वाले एंटीसीडेंट का पोजेशन होगा, अधिकार होगा। देखो मैंने कहा। और इस कंडीशन में हमें रिलेटिव प्रोनाउन का फॉर्म थर्ड भरना होता है। अगर मेरा एंटीसीडेंट पर्सन तो मैं वूज भरूंगा, अगर मेरा एंटीसीडेंट थिंग्स तो इस कंडीशन में मैं ऑफ विच भरता हूं, और दैट का पजेसिव फॉर्म होता नहीं है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा उसको एक बार मैंने हल्का सी आपको रिवाइज करवाया, क्योंकि 3 दिन का गैप हो गया क्लास के अंदर, आप सब गुल कर दिए होंगे शायद। नेक्स्ट हम बात कर रहे, देखो
नेक्स्ट मैंने बात करी भाइयों देखिए, और वो ये है, मैंने कहा देखो एडवर्ब क्लूज। एडवर्ब क्लूज, एडवर्ब क्लूज मेनली 8 टाइप का होता है, मैंने आपसे बात कर ली थी देखो। मनीष जैन साहब बोल रहे हैं एडवर्ब बीएसटीसी में नहीं है, एडवर्ब नहीं, एडवर्ब क्लूज कंजक्शन के अंदर आता है बेटा। कंजक्शन का टॉपिक है, कनेक्टिव दिया हुआ है, आप चेक करिएगा एक बार, और कनेक्टिव बीएसटीसी के अंदर है। एब्सोल्युटली आपको बीएसटीसी का सिलेबस यहां पर पढ़ाया जा रहा है मेरे भाइयों, और बीएसटीसी से भी कुछ अपर आपको दिया जा रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। एडवर्ब नहीं जैन साहब, एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब क्लूज की बात कर रहा हूं, और एडवर्ब क्लूज जो होता है वो आता है कनेक्टिव के अंदर, कंजक्शन के अंदर, और कंजक्शन में हम एडवर्ब क्लूज के सबऑर्डिनेटर देख रहे हैं, क्योंकि कंजक्शन की बात करी थी हम कि कंजक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटर होता है तो दूसरा सबऑर्डिनेटर होता है, तो हम सबऑर्डिनेटर देख रहे हैं। देखो एडवर्ब क्लूज पहला चल रहा था हमारा एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम की हम बात कर रहे थे। तो एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम के जो हमारे सबऑर्डिनेटर हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे सबऑर्डिनेटर कौन कौन से हैं। तो सबऑर्डिनेटर बताया था मैंने, व्हेन व्हाइल, व्हेन व्हाइल, बिफोर आफ्टर। दोस्तों ध्यान दें, बिफोर आफ्टर ये कंजक्शन है, देखिए मैंने कहा बिफोर आफ्टर, टिल अंटिल, टिल अंटिल, एज सून एज, एज सून एज और सिंस, देखो मैंने कहा एज और सिंस, नाउ दैट, नो सूनर देन, नो सूनर देन, और एज लॉन्ग एज मैंने बात करी, देखिए एज लॉन्ग एज इज द सबऑर्डिनेटर ऑफ द एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम। इन तमाम सबऑर्डिनेटर से निर्मित जो हमारा उपवाक्य बनेगा दोस्तों, वो क्लूज कौन सा होगा? सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जाए तो एडवर्ब क्लूज होगा। अगर पूरे सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन करके आपसे कहा जाए कि ये किस टाइप का सेंटेंस होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और अगर एडवर्ब क्लूज में भी आपसे पूछ ले कि बताइए एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम है, प्लेस है, रीजन है, रिजल्ट है, बताइए कौन सा है, तो आप कहेंगे ये एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम है। देखो मैंने कहा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट, तो व्हेन व्हाइल बिफोर आफ्टर टिल अंटिल एज सून एज सिंस नाउ दैट नो सूनर देन एज लॉन्ग एज इज द सबऑर्डिनेटर ऑफ द एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम। ये एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम के सबऑर्डिनेटर है दोस्तों। सबसे पहले हम इनके बारे में जानना चाहेंगे। देखो कि कुछ सबऑर्डिनेटर, कुछ कंजक्शंस ऐसे हैं जिनका यूज करते समय हमें सावधानियां रखनी है, जैसे व्हेन व्हाइल है, मैंने कहा अंटिल है, देखो फिर मैंने कहा नो सूनर देन है, देखो तो इनके ऊपर, जिनके ऊपर मैंने मार्क किया है, इनका आपको ख्याल करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हेन और व्हाइल किस तरह से इस्तेमाल होता है। नो सूनर यूज करते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना है, टिल यूज करते समय हमें किस चीज की सावधानी रखनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं, देखिए भाइयों व्हेन और व्हाइल, व्हेन और व्हाइल, व्हेन का यूज जो है दोस्तों, व्हेन का इस्तेमाल हम 2 तरह के टाइम के लिए करते हैं। देखो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सेकेंड पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। देखिए मैंने कहा ये 2 टर्म मैंने लिखे हैं आपके सामने, देखो कि ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी यूज होता है एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी यूज होता है, मैंने कहा। देखिए नेक्स्ट मैंने कहा व्हाइल का प्रयोग केवल और केवल पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है दोस्तों। अब आपको कैसे पता चले कि सेंटेंस में पॉइंट है या पीरियड है, तो इस चीज की मैं आपको अभी जानकारी देने वाला हूं। देखो नेक्स्ट मैंने बात करी, देखिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टेंस कौन सा इस्तेमाल होता है, हमें मालूम रहना चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमारे सेंटेंस में यूज हो रखा है तो उसके लिए टेंस आता है भाइयों सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में हम जानते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज फॉर सिंपल पास्ट एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज फॉर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी वॉज ऑब्लिक वेयर एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी।
मैंने बात करी, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो दोस्तों, मैंने कहा दोनों का यूज करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। बेटा मैं इनके क्वेश्चंस बोर्ड के ऊपर अभी देता हूं, आपको पता करके मुझे बताना है। राम राम दीपक शर्मा, राम राम भाई, राम राम मनीष शर्मा, राम राम बेटा राम राम जी, ठीक है। अच्छा भैया बोल रहा है कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ा रहा हूं, और क्या पढ़ा रहा हूं? देखिए इधर, when used for point of time and period of time। point of time के लिए टेंस सिंपल पास्ट है एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। देखो when का प्रयोग पॉइंट और पीरियड दोनों के लिए, while का प्रयोग केवल और केवल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों में से आपको मुझे बताना है कि when आएगा या while आएगा। देखो पता करके आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, when या while, आई सा हर, मैंने कहा देखो when या while आई सा हर, शी वॉज lying in the garden, भाइयों सेंटेंस को पढ़कर आपको पता लगाना है। मैंने कहा देखो when या while आई सा हर कोमा, ये देखिए ये पूरा का पूरा क्लूज हमारा है। सबसे पहली बात आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा क्लूज है, मेन क्लूज या सबऑर्डिनेट क्लूज। देखो क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, ध्यान रखना है भाइयों। मेन क्लूज या सबऑर्डिनेट क्लूज, तो बोलो आपका आंसर होगा भाइयों क्या? तो आंसर हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लूज, ना कि मेन क्लूज। फिर सबऑर्डिनेट क्लूज में आपसे पूछ ले कि बताइए ये जो दिया हुआ है ये नाउन क्लूज है या रिलेटिव क्लूज है या फिर एडवर्ब क्लूज है? तो आपका जवाब हो जाएगा सर ये एडवर्ब क्लूज है। देखिए आप कहोगे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरा। देखिए ना नाउन क्लूज है ना रिलेटिव क्लूज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वो आपसे पुटअप कर लेगा जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि एडवर्ब क्लूज तो है, लेकिन एडवर्ब क्लूज में कौन सा क्लूज है? देखिए मैंने कहा बताइए एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम है या प्लेस है या रीजन है या रिजल्ट है? क्वेश्चन एग्जामिनर किस टाइप से करता है? तो आपका जवाब होगा एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम है। और चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है भाइयों कि बताइए व्हेन आएगा या व्हाइल। तो सबसे पहले क्लूज का टेंस आइडेंटिफाई करिए। व्हेन आई सा हर, सा सी का सेकंड फॉर्म होता है भाइयों, सी का सेकंड सा होता है। देखो मैंने कहा, और सेकंड फॉर्म कौन सी टेंस में यूज होता है? तो सिंपल पास्ट में। अभी अभी मैंने बात करी थी, अभी अभी मैंने आपसे बात करी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल होता है। बताओ भाइयों पॉइंट के लिए व्हेन या व्हाइल, तो आपका आंसर क्या होगा? बहुत सारे भैयाओं ने, रोहितास गुजर ने कहा व्हेन आएगा सर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मैंने कहा देखो अर्चना मीणा ने कहा व्हेन आएगा, बिल्कुल बेटा व्हेन आएगा, बिल्कुल सही है। शुभम सैनी ने कहा व्हेन आएगा, बिल्कुल करेक्ट। देखो मैंने कहा व्हेन इस्तेमाल होगा इसके अंदर, ना कि व्हाइल। ये ध्यान ही रखना है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, देखिए आप चेक करिएगा इसका। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, या आप किसी कॉपी में नोटेट कर रहे हो तो कर सकते हो। देखो फटाक सी साथ के साथ कॉपी और पेन लेकर उतारा करो। नेक्स्ट देखो मैंने बात करी, नेक्स्ट है भाइयों, देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपसे। व्हेन या व्हाइल शी वॉज वेटिंग, she was waiting for a bus। देखो मैंने कहा when या while she was waiting for a bus। नेक्स्ट कह रहा हूं देखो, a ball fell onto her head, onto her head। देखो मैंने कहा जब वो बस की प्रतीक्षा कर रही थी तो कोई बॉल उसके सर के ऊपर गिरी। भाइयों दोनों में से कौन सा आएगा या दोनों ही आएंगे?
मुझे देखकर आप बताएंगे। देखो वाइल या वैन दोनों यूज कर सकता हूं या वैन नहीं आएगा वाइल आएगा, इस चीज का आपको मालूम होना चाहिए। कई सारे भैया बोल रहे हैं वाइल आएगा वाइल आएगा वाइल आएगा। देखो मैं आपकी गलतफहमी दूर किए देता हूं, इधर ध्यान दीजिए। मैंने कहा देखिए ये क्लूज है हमारा, इसका टेंस चेक करिए बेटा। वॉज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सिग्नल दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो भाइयों पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए बोलो व्हेन भी आता है, व्हाइल भी आता है। देखो भाइयों इस जगह हमारे सेंटेंस में दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट है। इस चीज का आपको ध्यान रहे कि पीरियड के लिए व्हेन और व्हाइल दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप दोनों यूज कर सकते हो। बिल्कुल बेटा मनु, बिल्कुल कर सकते हो, आप दोनों यूज कर सकते हो। बट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए केवल और केवल व्हेन इस्तेमाल किया जाएगा भाइयों, ना कि व्हाइल। अब पॉइंट और पीरियड को हम कैसे जाने, तो उसका तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया भाइयों। उसका तरीका आप लोगों को मैंने पहले से ही बता दिया। उसका तरीका है, और वो क्या है ये तुम भी जानते हो कि पॉइंट के लिए सिंपल पास्ट आएगा और पीरियड के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। बोलो करेक्ट। आगे चलते हैं हम। देखिए इसको एक बार और देख लो आप, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लिया करो आप फटाक से। देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे, देखिए अगला चीज जो मैंने अभी अभी आपको बताया है वो ये बताया भाइयों। देखो मैंने कहा अनटिल, अनटिल देखिए मैंने कहा अनटिल। पहली बात तो आपको मालूम रहे कि अनटिल जो है वो एक सेल्फ नेगेटिव वर्ड है, सेल्फ नेगेटिव वर्ड है अनटिल। अनटिल सेल्फ नेगेटिव वर्ड, इसलिए अनटिल वाले क्लूज में, अनटिल वाले क्लूज में भाइयों नोट नहीं आएगा, ये आपको पता रहे। देखिए मैंने कहा दूसरी बात मैंने आपसे कही वो ये कही है, दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि अनटिल वाले क्लूज में क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा, बिकॉज इज द सेल्फ नेगेटिव वर्ड, ये खुद ही नकारात्मक है। ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अनटिल जो होता है वो एक मेन क्लूज को और एक सबऑर्डिनेट क्लूज को क्या करता है, कनेक्ट करता है भाइयों। एक मेन क्लूज को कनेक्ट करेगा, तो ये मेन क्लूज देखिए मुख्य उपवाक्य, और ये जो अनटिल के साथ वाला होगा ये होगा सबऑर्डिनेट क्लूज। तो एक चीज का आपको और मालूम रहे, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए कि मेन क्लूज में नोट आएगा, कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है कि मेन अनटिल वाले, अनटिल से पहले जो मेन क्लूज होगा, जो मुख्य उपवाक्य होगा दोस्तों, उसके अंदर नोट आएगा। बट सबऑर्डिनेट क्लूज यानी जिस क्लूज के साथ अनटिल कनेक्ट होता है उस क्लूज के साथ नोट नहीं आता है। इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी बात एक और बता रहा हूं मैं कि टाइम क्लूज के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, टाइम क्लूज में बेटा, टाइम क्लूज में फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं होता है। हम अक्सर क्या करते हैं, टाइम क्लूज में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। देखिए हम क्या करते हैं, अक्सर गागेगी देखकर फ्यूचर टेंस यूज कर देते हैं। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों, जब हम टेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि टेंस में ता है, ती है, था थे, ती, चुका है, चुकी है, गागेगी होते ही नहीं है। बिकॉज इसलिए कि टाइम और टेंस के बीच कोई बाउंडेशन नहीं होता है। ये चीज हम टेंस पढ़ेंगे तब जानेंगे। हम क्या करते हैं अक्सर कि गागेगी आ गया लगाओ फ्यूचर टेंस, था थे, ती आ गया लगाओ पास्ट टेंस। ठीक है ना। और ता है, ती है आ गया लगाओ प्रेजेंट टेंस। बिल्कुल गलत है। देखिए मैंने कहा तो देखिए अनटिल के बारे में एक बार दोबारा जान लीजिए कि अनटिल जो होता है हमारा टाइम एडवर्ब का, टाइम क्लूज का सबऑर्डिनेटर होता है। मैंने कहा अनटिल एक मेन क्लूज को एक मुख्य उपवाक्य को कनेक्ट करेगा और एक आश्रित उपवाक्य को कनेक्ट करेगा, यानी सबऑर्डिनेट क्लूज को कनेक्ट करेगा। मैंने कहा दोस्तों मेन क्लूज में अनटिल के लिए नोट का आना कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी है, नेसेसरी है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लूज में बिकॉज अनटिल इज द सेल्फ नेगेटिव वर्ड इसलिए हम नोट नहीं लेंगे। और टाइम क्लूज में फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं होता है। बोलो क्लियर। एक बार इस चीज को आप और स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। देखिए
नेक्स्ट मैंने बात करी सभी भैयाओं का, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझे मैसेज के जरिए बता सकते हो, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूं। देखिए मैंने कहा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, सर हम नोट कर रहे हैं इसलिए कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, नोट करो आप जो भी चीज है, अच्छी चीज आ रही, कमेंट्स इतना जरूरी नहीं है जितना लिखना जरूरी है। देखो मैंने कहा, नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे हैं। देखो बेटा मैं लिख रहा हूं, देखिए क्या कह रहा हूं, यू कांट गो होम अंटिल, देखो वो क्या क्या त्रुटियां करता है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अंटिल यू विल नॉट फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क। मैंने कहा देखिए भाइयों, एक बार अच्छे से ध्यान दें बेटा, ठीक है ना, इस तरह के हमारे कॉमन एरर संबंधी सवाल में इस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट कर लिए जाते हैं, ठीक है ना, कि वो एरर पूछ लेता है हमसे कि बताइए मेरे सेंटेंस में कौन सी जगह एरर है। तो अगर आपको मालूम है तो आप फटाक से इसमें एरर निकाल देंगे कि सर ना तो विल आएगा और ना ही नोट आएगा। देखो मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा देखो अंटिल से पहले वाला मेन क्लूज है भाइयों, अंटिल से पहले वाला मेन क्लूज, बताइए मेन क्लूज में नोट है? आपने कहा बिल्कुल है सर, कांट गो होम, तुम घर नहीं जा सकते जब तक कि तुम तुम्हारा काम पूरा नहीं करोगे। मैंने कहा गागेगी आते ही बच्चा क्या करता है, और गागेगी आते ही बच्चा कर देगा। अर्जुन और जी कह रहे हैं विल और नॉट रिमूव होगा, बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। देखो मैंने कहा, ठीक है ना, गागेगी आते ही हम फ्यूचर टेंस यूज कर देते हैं। देखो भाइयों मैंने कहा यहां फ्यूचर टेंस यूज कर दिया, मैंने कहा ना तो विल आएगा और ना ही नॉट आएगा। देखो यही मेरा एरर है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फिर आप लोग कहोगे कि सर सही क्या होगा, तो सही होगा यू फिनिश द वर्क, यू फिनिश द वर्क। मैंने कहा देखिए राइट करेक्ट जवाब होगा हमारा, फ्यूचर टेंस कदापि नहीं आएगा, या तो आप प्रेजेंट टेंस भरिए या सॉरी प्रेजेंट टेंस आप यूज कर सकते हो और उसमें सिंपल या परफेक्ट कोई सा भी ले सकते हो। देखो मैंने कहा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आगे, देखिए चीज समझ में आ गई होगी सभी भैयाओं के। देखो मैंने कहा नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो ये है, देखिए एक बार आप नोटेट कर लो फटाक सी। शंकर गुजर साहब नमस्ते बेटा, बिल्कुल विल फिनिश, पूजा परियार बिल्कुल गलत बेटा, विल फिनिश नहीं आएगा, बिकॉज अंटिल वाला जो क्लूज है वो टाइम क्लूज है बिटिया, और टाइम क्लूज में और एक क्लूज आगे और देखेंगे, कंडीशन क्लूज, एडवर्ब क्लूज ऑफ कंडीशन की हमने बात करी थी। टाइम और कंडीशन क्लूज के अंदर फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं होता। अब रोज क्लास लेनी है आपकी, बिल्कुल लेनी है बेटा, बिल्कुल लगेगी कंटिन्यू, है ना, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा देखो मिटा दू इसे, ओके आगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, देखिए और वो मैंने एक चीज और बताई आपको, नो सूनर देन, इसका भी आपको ख्याल रखना है। नो सूनर देन, पहली बात तो बेटा जो एरर संबंधी हमारे सवाल होते हैं उसमें मिस्टेक करता है वो, इस चीज की मैं आपको जानकारी दे दूं कि वो देन दो टाइप का लिखता है, एक देन लिखेगा THAN, एक देन लिखेगा THEN। SSC CGL के अंदर एरर के अंदर ये सवाल क्रिएट किया उसने। देखो तो बच्चे क्या करते हैं, नो सूनर के बाद में फटाक सी देन पढ़ते हैं, अब वो देन का स्पेलिंग थोड़ी चेक करने लगेंगे, ठीक है ना, और हमें पढ़ने में उच्चारण दोनों का समान लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कहेंगे पहली बात तो इनका पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट है बेटा। देखो देन कंजक्शन है, कंजक्शन, और ये THEN जो है ये एडवर्ब है भाइयों, ठीक है। तो पहली बात ये THEN नहीं आएगा नो सूनर के साथ, THAN आएगा, फर्स्ट बात तो आपको ये नोटेट करनी है। देखो मैंने कहा, ठीक है। धीरज कुमारी, ठीक है, सारे हिंदी बोलो, हिंदी बोल रहा हूं और क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना बेटा, देखो हिंदी बोल रहा हूं, अंग्रेजी नहीं बोल रहा, मैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं बेटा, BSTC के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय। मुझे पता है कि आपका स्टैंडर्ड 12th है और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने बात करी नो सूनर के साथ
THAN आएगा फर्स्ट चीज, ओके, THEN नहीं आएगा। पहली बात तो यह आपको जान लेना है। कभी कभार बेटा अंडरलाइन करके इन चीजों का पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है हमसे, तो मैंने कहा THAN इज द कंजक्शन और THEN इज द एडवर्ब। दोनों में डिफरेंस होता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बात कर ले कोई भी व्यक्ति आपसे बात कर ले कि THAN और THEN में बिटवीन द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप फटाक से जवाब देंगे THAN इज द कंजक्शन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच, THEN इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब। दूसरी बात आप देखिए, नो सूनर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। आपको बिल्कुल ध्यान देना है बेटा, इस टॉपिक को कतई हल्के में नहीं लेना, मैं कह रहा हूं 100%, क्योंकि प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के अंदर 2, 4, 5 सवाल 101% इस टॉपिक से क्रिएट होते हैं, पुटअप होते हैं और जनरली बच्चों के गलत होते हैं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप देखोगे तो वहां पर ये क्लूज का टॉपिक आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। 101% दोस्तों, देखो मैं कह रहा हूं, और इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जनरली बच्चों के गलत हो जाते हैं मेरे भाइयों, इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट बात कर रहा हूं, नो सूनर जिस उपवाक्य के साथ होगा, जिस आश्रित उपवाक्य के साथ होगा, क्योंकि नो सूनर बेटा आश्रित उपवाक्य के साथ होगा, तो नो सूनर जिस आश्रित उपवाक्य के साथ होगा उस उपवाक्य का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव हो जाएगा बट सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा बेटा। नो सूनर जिस उपवाक्य के साथ आएगा मेरे भाइयों, उस उपवाक्य का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव हो जाएगा बट सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा, बट सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना है। अर्थात इंट्रोगेटिव नहीं होगा, अर्थात सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आने वाला है। तो ढांचा इंट्रोगेटिव कैसे होगा? जैसे कि हमने कोऑर्डिनेटर में देखा नोर, तो मैंने आपसे बात करी थी नोर के बारे में, तो नोर जिस मेन क्लूज के साथ होगा, स्टार्ट में होगा, उसका भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था कि उसका भी स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होगा बट सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा। तीसरी बात आपको ध्यान देनी है वो यह है कि नोर जो है ये सेल्फ नेगेटिव वर्ड है बेटा, नोर सेल्फ नेगेटिव वर्ड है। मैंने कहा ये खुद नकारात्मक शब्द है, सॉरी नो सूनर, नेक्स्ट मैंने बात करी, देखो नोर नहीं नो सूनर, सॉरी बेटा, मैंने कहा नो सूनर ये सेल्फ नेगेटिव वर्ड है। देखो तो इसके साथ वाले क्लूज में भी क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा, अर्थात नो सूनर के साथ भी क्या नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा। इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है। देखो ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं, देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, उसमें आपको नो सूनर इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एज सुन एज, as soon as, देखो नेक्स्ट मैंने कहा as soon as the bell rang, the teacher entered the class। देखो भाइयों मैंने कहा, देखिए as soon as the bell rang, जो ही घंटी लगी टीचर कक्षा में प्रवेश कर गया। मैंने कहा देखिए ठीक है, मैं कह रहा हूं बेटा as soon as भी सबऑर्डिनेट है, एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम का बोलो, बिल्कुल सही, एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम का सबऑर्डिनेट है as soon as, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई इसे नो सूनर में तब्दील करके, नो सूनर देन में तब्दील करके सेंटेंस को लिखिए। मैंने आप लोगों से कहा ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है भाइयों, नो सूनर देन से बनेगा, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बात करी, तो आप लोग ध्यान दें, मैंने कहा नो सूनर, एज सुन एज की जगह मैं लिखूंगा नो सूनर, नो सूनर। अब देख लो यहां पर इस सेंटेंस का ढांचा कैसा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है फिर वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब
यानी सेंटेंस का ढांचा एफर्मेटिव है। अब मैं इस सेंटेंस के ढांचे को क्या कर दूंगा भाइयों, इस सेंटेंस के ढांचे को मैं बना दूंगा इंट्रोगेटिव। क्या बना दूंगा, इंट्रोगेटिव। तो बनाइए, देखो कौन सा टेंस है, ध्यान रहे आपको, सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब पहले आ जाएगा बेटा, डिड। वर्ब की सेकंड फॉर्म से क्या निकलता है, डिड। देखो थोड़ा सी मैं हल्का सी आपसे बात कर रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से निकलता है भाइयों डू। नोटेड कर लें इस चीज को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है तो भाइयों इसमें से निकलता है डज। डज, इसमें से डज निकल कर आएगा। देखो फिर मैंने कहा यदि मेरा वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसमें से निकल कर आना है डिड। क्या निकल कर आना है, डिड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब निकल कर आएगा बेटा डू। एक वर्ब से ही एक वर्ब जुदा होती है, ध्यान रखना है। इट इज कॉल्ड टू ऑपरेटर इन इंग्लिश। इसे अंग्रेजी में ऑपरेटर कहा जाता है। ग्रेड सेकंड टीचर एग्जाम में यह सवाल क्रिएट हुआ था कि एक वर्ब फ्रेज से जो वर्ब जुदा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे अंग्रेजी में ऑपरेटर कहा जाता है। हाँ देखिए नेक्स्ट मैंने कहा, नेक्स्ट मैं कह रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से निकल कर आएगा डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस से निकल कर आएगा डज, और वर्ब की सेकंड फॉर्म से दोस्तों निकल कर आएगा डिड। तो देखिए रिंग का सेकंड फॉर्म है रैंग, तो इसमें से वर्ब निकल कर आया डिड। क्योंकि अगर मैं एज सुन एज की जगह नो सूनर लगाऊंगा तो मेरे सेंटेंस का ढांचा भाइयों मुझे इंट्रोगेटिव करना पड़ेगा, यानी हेल्पिंग पहले और सब्जेक्ट बाद ले जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास यहाँ हेल्पिंग नहीं है तो बेटा मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही वर्ब चुरा लूंगा, और चुराया तो आया डिड। तो मैं कहूंगा नो सूनर डिड द बेल रिंग, और जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म में से डिड अलग हुआ भाइयों, वर्ब की सेकंड फॉर्म से जैसे ही डिड जुदा होता है, आपको ध्यान रखना है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आधा हो जाएगा। मैंने कहा कै के अंदर क्या होता है भाइयों, तो कै में ए होता है। जैसे ही ए को जुदा किया कै लंगड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना है, हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मैंने कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म से जैसे ही डिड जुदा होता है, ठीक है, इसकी एक टांग टूट जाएगी, यानी इसकी जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रह जाएगा। तो मैं कहूंगा देखो नो सूनर डिड द बेल रिंग द टीचर, सॉरी देखो अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रिंग मैंने कहा देखिए दैट नो सूनर डिड द बेल रिंग। अब देखिए जैसे ही सबऑर्डिनेट क्लूज खत्म होता है, जहां पर कोमा होता है वहां पर हम देन इस्तेमाल करेंगे बेटा। देखो मैंने कहा देन द टीचर एंटर्ड द क्लास, ये मेरा सेंटेंस तब्दील हो गया। द टीचर एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड द क्लास भाइयों ये मेरा सेंटेंस बन गया। देखो और सेंटेंस के लास्ट में वो पूरा करेक्टली सेंटेंस देगा आपको, लेकिन एक त्रुटि कर देगा आप लोगों को वो कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देगा। भाइयों ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। बच्चा क्या करता है, इस क्वेश्चन मार्क को देखेगा तो यहां पर वर्ब पहले और सब्जेक्ट वो बाद में देख लेता है, और वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद, यानी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद होते ही वो ये जानता है कि मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। भाइयों नो सूनर वाला जो सेंटेंस होगा उसका ढांचा इंट्रोगेटिव होगा, बट सेंटेंस क्या नहीं होगा भाई, इंट्रोगेटिव नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, ये था हमारा एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम। एक बार दोबारा मैं हल्का सी आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इसके सबऑर्डिनेट आपको मालूम हो। व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज सुन एज और सिंस, नाउ दैट, नो सूनर देन, एज लॉन्ग एज। फिर मैंने कहा व्हेन और व्हाइल में डिफरेंस क्या होता है, तो व्हेन यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम आर बोथ, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने कहा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टेंस सिंपल पास्ट होता है एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। भाइयों ध्यान रखना है। देखो फिर मैंने कहा अनटिल का आपको ध्यान रखना है। देखो अनटिल सेल्फ नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ नोट नहीं आएगा बेटा। और एक चीज और बताई मैंने कि टाइम क्लूज में फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद में मैंने नो सूनर का जिक्र किया आप लोगों से। देखो कि नो सूनर जिस उपवाक्य के साथ आएगा उस उपवाक्य का ढांचा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। देखो मैंने कहा
यानी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा भाइयों, ध्यान रखना है। फिर मैंने कहा नो सूनर सेल्फ नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ वाले क्लूज में अगर वो नोट लगा देता तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता भाइयों, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो ये है एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस। अगला हमारा जो क्लूज है वो सेकंड एडवर्ब क्लूज में आ रहा है, एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस भाइयों, इसके सबऑर्डिनेटर बहुत कम है, देखो ध्यान दे, इसके सबऑर्डिनेटर ये है। सबसे पहली बात तो इसके सबऑर्डिनेटर, प्रत्येक क्लूज के सबऑर्डिनेटर आपको मौखिक याद होना चाहिए, वर्बली याद होना चाहिए, मैंने कहा देखे। तो इसके सबऑर्डिनेटर है ये वेहर और वेहर एवर। वेहर एवर भाइयों दो ही सबऑर्डिनेटर इसके, देखो, और इन दोनों कंजक्शन से, इन दोनों सबऑर्डिनेटर से जो क्लूज बनेगा, जो उपवाक्य बनेगा, वो प्लेस को इंडिकेट करेगा भाइयों। किसको इंडिकेट करेगा? प्लेस को। ध्यान ही रखना है, देखो मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस, सबऑर्डिनेटर है वेयर एंड वेयरएवर, ठीक है। मैंने कहा देखो स्टैंड, अपन कहते हैं स्टैंड वेयर यू आर, स्टैंड वेयर यू आर। देखिए मैंने कहा दूसरा सेंटेंस दूं मैं, स्टैंड वेयर आर यू, और क्वेश्चन मार्क लगा देगा, देखो ध्यान दे भाइयों, सेंटेंस नीचे वाला कतई गलत है। मैंने आप लोगों से बात करी थी कि जब ये कंजक्शन का काम करते हैं WH वर्ड, तो आपको ध्यान रहे तब सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, इस चीज का ध्यान रहे। अभी हम इनको कंजक्शन के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा वेयर यू आर, मैंने कहा खड़े रहो जहां तुम हो। अपन जब कभी मेले में जाते हैं भाइयों, आपको पता हो, हमारा साथी कोई गुम हो जाता है तो हम उसे यही बोलते हैं कि भाई तू कहां पर है? वो कहेगा पानी की टंकी के पास, तू वहीं खड़ा रहे, ठीक है ना। यही बोलते हैं हम स्टैंड वेयर यू आर, खड़े रहो जहां तुम हो। मैंने कहा वेयर यू आर, जहां तुम हो, कोई प्लेस होगा जहां पर तुम हो, स्थान को इंडिकेट कर रहा है भाइयों। अर्थात ये क्लूज कौन सा हुआ? एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस। ध्यान ही रखना है देखो इस चीज का। नेक्स्ट मैंने बात करी, देखिए क्लूज का प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, बिल्कुल गलत। क्लूज होगा, एक बार डिक्शनरी चेक करिएगा बेटा, क्लाज बोलते हो आप, बिल्कुल गलत है, देखिए एक बार। और एएस हॉर्नबी का डिक्शनरी चेक करिएगा, प्रोनाउंसिएशन आपको खुद को पता चल जाएगा। राजेश कुमार बैरवा जी एक बार देखेगा इसका प्रोनाउंस, राजेश कुमार जी से पूछना चाहूंगा इसका प्रोनाउंस क्या होता है जो मैंने बोर्ड पर लिखा, WERE। एक बार राजेश जी आपका जवाब चाहूंगा, एक बार मुझे बताइए WERE का प्रोनाउंस क्या है? राजेश जी का रिस्पॉन्स आता हूं मैं। राजेश कुमार बैरवा प्लीज बेटा रिप्लाई क्विक, ठीक है। राजेश जी आपका जवाब नहीं आया है ना, और जवाब आएगा तो आपका आएगा वर। वर का मतलब ग्रूम होता है, देखो दूल्हा, दूल्हा होता है, देखो ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसका प्रोनाउंस होता है, ये देखिए फोनेटिक सिंबल में बोलते हैं इसे, ये आपको डिक्शनरी में मिलेगा। इट इज कॉल्ड टू फोनेटिक सिंबल, क्योंकि इंग्लिश में जो फोनेटिक सिंबल्स होते हैं ना, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं बेटा, 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट रिप्रेजेंट 44 साउंड्स। वो 26 लेटर्स 44 ध्वनियां रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 44 ध्वनियां निकलती हैं उनमें से 26 में से, जिनमें से 20 वोल्स होते हैं, जिनमें 20 तो स्वर होते हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, और 20 वोल्स में से भी 12 प्योर होते हैं एंड 8 डिप्थोंग होते हैं बेटा। देखो हम बात कर रहे हैं अच्छा राइटिंग सही लिखो सर, ओके बेटा। देखो दोबारा से मैं थोड़ा मोटा लिखने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट देखिए मैंने कहा स्टैंड वेयर यू आर, खड़े रहो जहां तुम हो, जहां तुम हो। मैंने कहा देखो
राजेश कुमार बैरवा जी लापता हो गए, पूछते ही गायब हो गए तुम, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे ध्यान दे रहे हैं हम। नेक्स्ट बात करें हम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, देखो मैंने कहा अगला एग्जांपल देने जा रहा हूं मैं। सी पिक्स अप क्वाल्स वेहर एवर सी गोज। देखो मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा मेरे भाइयों, मैंने कहा सी पिक्स अप क्वाल्स, दंगा खड़ा करती है, दंगा झगड़ा खड़ा करती है, मैंने कहा देखो। और नेचुरली सी लिया है मैंने वोमन के लिए, देखो नेचुरली उनकी हैबिट होती है बेटा, वैसे सारी अच्छी बुरी नहीं होती, अच्छी भी होती है, लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूं उनकी। किसी पिक्स अप क्वाल्स, दंगा खड़ा कर देती है, वेयर एवर सी गोज, जहां कहीं वो जाती है। मैंने कहा जहां कहीं वो जाती है, अर्थात वेयर एवर सी गोज, इस क्लूज के नीचे मैंने अंडर, जहां कहीं वो जाती है, जहां कहीं जाएगी बेटा, प्लेस को इंडिकेट करेगा देखो। और ये वेयर एवर सी गोज जो है, ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। मैंने कहा भाइयों इसका नाम हो जाएगा एडवर्ब क्लूज, एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लूज, एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस, ठीक है। मैंने कहा देखो फटाक से आप जान लोगे, एडवर्ब क्लूज ऑफ प्लेस के सबऑर्डिनेटर दो होते हैं बेटा, वेयर एंड वेयर एवर। मैंने कहा देखो वेयर एंड वेयर एवर, मैंने कहा देखो दोस्तों ध्यान ही देना है, इसके दो ही सबऑर्डिनेटर है। नेक्स्ट अपना तीसरा जो क्लूज चलने वाला है वो है एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन। देखो हम उसकी रीजन की बात कर रहे हैं, देखिए एडवर्ब क्लूज ऑफ, एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन, रीजन भाइयों, रीजन का मतलब कारण बताने वाला एडवर्ब क्लूज। देखो मैंने कहा एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन ये है। इसके सबसे पहले तो आपको सबऑर्डिनेटर पता होना चाहिए भाइयों। एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन के सबऑर्डिनेटर हैं ये, देखिए एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन के सबऑर्डिनेटर ये है, देखो कौन कौन से हैं। तो मैंने बात करी देखो एज और सिंस, देखो भाइयों ध्यान दो, एज और सिंस, बिकॉज और फॉर, इसके चार सबऑर्डिनेटर हैं। मैंने कहा एज, सिंस, बिकॉज और फॉर, एज, सिंस, बिकॉज और फॉर। सर कंजक्शन का टेस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, देखो ये पूरा हो जाए उसके बाद में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बात करी एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन के सबऑर्डिनेटर हैं भाइयों एज, सिंस, बिकॉज, फॉर। अब आपके सामने एक समस्या क्रिएट हो गई होगी, एक समस्या क्रिएट हो गई आप लोगों के सामने कि सर एज और सिंस है ना, ये टाइम क्लूज के सबऑर्डिनेटर भी है, हम कैसे पता करें कि ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है या रीजन को इंडिकेट कर रहा है बेटा। तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखूंगा जिससे आपको मालूम चल जाएगा, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है या रीजन को इंडिकेट कर रहा है। देखिए ठीक है, एक फोर का ध्यान रखना है बेटा, ये फोर है ना, ये फोर, ये सिंस भी है ना, ये ध्यान रखना है आपको। देखो मैं बताऊंगा आप लोगों को, फोर जो है ये कंजक्शन भी है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच कंजक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है। इसको कंजक्शन भी कहा जाता है और प्रीपोजिशन भी कहा जाता है। देखो ऐसे ही बेटा सिंस है, देखिए इधर सिंस को भी कंजक्शन कहा जाएगा और ये भी प्रीपोजिशन होता है। देखिए समस्याएं क्रिएट हो गई हमारे सामने, तो मैं पहली समस्या का निराकरण करने जा रहा हूं। देखिए कि सर एज और सिंस जो है ना, ये टाइम क्लूज के सबऑर्डिनेटर होते हैं बेटा। जब ये टाइम क्लूज के सबऑर्डिनेटर होंगे तो इंडिकेट करेंगे टाइम को, जब ये रीजन क्लूज के सबऑर्डिनेटर होते हैं तो इंडिकेट करेंगे रीजन को। जैसे मैं दो सेंटेंस देकर आप लोगों के सामने बात रखने जा रहा हूं, आप फौरन पता करेंगे
कि यहां पर एज टाइम को इंडिकेट कर रहा है या रीजन को इंडिकेट कर रहा है? आपका तत्काल मुझे जवाब चाहिए। देखिए नेक्स्ट मैंने बात करी, क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए आई सा हर एज सी वॉज गेटिंग ऑफ द बस। मैंने कहा देखो, मैंने उसे देखा, कब देखा भाई? तो ये वैन बता रहा है कब देखा, ये सॉरी एज बता रहा है कब देखा। कब देखा इसका मतलब ये टाइम बता रहा है, जब वो बस से उतर रही थी, ठीक है ना? जब वो बस से उतर रही थी, जब वो बस से उतर रही थी तो मैंने देखा। बताइए यहां पर एज किसको इंडिकेट कर रहा है भाइयों? टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो एज आई एम बिजी, एज आई एम बिजी आई कांट सी यू टुडे। मैंने कहा देखिए आई कांट सी यू टुडे। दोस्तों ध्यान दे, मैंने कहा देखो एज यहां पर चूंकि मैं बिजी हूं, चूंकि मैं बिजी हूं, इसका मतलब यहां पर एज काय को इंडिकेट कर रहा है? रीजन को इंडिकेट कर रहा है भाइयों। देखो यहां पर एज टाइम को इंडिकेट कर रहा है, एडवर्ब क्लूज ऑफ टाइम होगा पूरा का पूरा। देखिए यहां पर एज रीजन को इंडिकेट कर रहा है, एडवर्ब क्लूज ऑफ रीजन होगा। इसका मतलब टाइम को इंडिकेट करे टाइम क्लूज, रीजन को इंडिकेट करे रीजन क्लूज। आपका क्लास रेगुलरली लगेगा भाइयों। ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों को सबको कहेंगे। देखो और जो मैंने आपको बीच में जो ब्रेक दिया है उसके लिए तो मैं रियली क्षमा प्रार्थी हूं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और आप मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े बने रहें। और बीएसटीसी की फ्री क्लासेज का, बीएसटीसी के लिए नहीं, ये हर एग्जाम के लिए जो